मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, एक ही नाम है जो क्रांति का नाम है, जो जनजातीय क्रांतिकारियों में एक सबसे बड़ा महापुरुष थे, बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा अगर देखा जाए उस समय जो अविभाजित बंगाल था उसका हिस्सा हुआ करते थे, जनजातीय थे, झारखंड क्षेत्र से मुख्यतः बिलोंग करते हैं और एक ऐसा नाम है जो इतिहास में बहुत बाद में पहचाना गया था, क्योंकि यहाँ का जो इतिहास रहा है, इंडिया का जो इतिहास लिखने वाले थे वो बेसिकली स्वामी भक्त प्रधान थे। यानी कि वो जहाँ रहते थे तो देखा जाए कि इंडिया का इतिहास और जो हिस्ट्री लिखने वाले लोग थे उन्होंने पूर्णतः ईमानदारी से ही लिखा उसको। बहुत सारे जो यहाँ के मूल निवासी थे, चाहे आदिवासी थे, छोटे तबके के लोग थे, उनका जो आज़ादी में योगदान है तो देखा जाए कि भारतीय इतिहास में उनका योगदान को छिपाया गया है या बहुत कम वर्णित किया गया है, जबकि उस समय देश की आज़ादी में उनका, देश के बहुत सारे आंदोलनों में उनका एक बहुत बड़ा योगदान था उस समय, और उन्होंने उस आंदोलन के द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसी में एक नाम है बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा बेसिकली जनजातीय क्षेत्र से, जनजातियों से बिलोंग करते थे, उनका नेतृत्व करते थे, उनके नेता थे और बहुत ही कम समय में उन्होंने बहुत बड़े आंदोलन किए और उसी समय उनकी मौत हो गई थी। लेकिन अपनी कम आयु, अल्प आयु में ही वो भारत के इतिहास पटल पर छा गए, अपना नाम किया। तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची के उलहुत गांव में हुआ था। मुंडा रीति रिवाज के अनुसार उनका नाम बृहस्पति के हिसाब से बिरसा रखा गया था। बेसिकली जनजातीय क्षेत्रों में जो नाम रखने का रिवाज है वो बेसिकली कैसा है, दिनों के अनुसार है। तो बिरसा का जो नाम है वो बृहस्पतिवार के हिसाब से रखा गया है, उसका नाम रखा गया था बिरसा, बृहस्पति से बना। तो बिरसा के पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम कर्मी हड्डू था। उनका परिवार रोजगार की तलाश में जन्म के बाद उलहत से करमुंदा आकर बस गया, जो खेतों में काम करके अपना जीवन चलाते थे। उसके बाद फिर काम की तलाश में उनका परिवार चला गया। बिरसा मुंडा का परिवार भुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था। बिरसा बचपन से अपने दोस्तों के साथ रेत में खेलते रहते और थोड़ा बड़ा होने पर उन्हें जंगल में भेड़ चराने जाना पड़ता था। जंगल में भेड़ चराते वक्त वह समय व्यतीत करने के लिए बांसुरी बजाया करते थे और कुछ दिनों बांसुरी बजाने में उस्ताद हो गए। उन्होंने कद्दू से एक तार वाला वाद्य यंत्र तुईला बनाया जिसे भी वो बजाया करते थे। तो एक नाम याद रखना है, वाद्य यंत्र तुईला, जो कद्दू से बनाया जाता है और झारखंड में आज भी प्रचलित है। तो बिरसा मुंडा की तस्वीरें सभा करते। तो 1890 के दौर का महत्वपूर्ण मोड़ रहा। उन्होंने ईसाई धर्म के प्रभाव में अपने धर्म का अंतर समझा। उस समय एक्चुअली क्या था कि जब अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ रहा था तो अंग्रेज देश में शासन करने के साथ साथ अपने धर्म का भी प्रचार प्रसार बहुत ही जोरों से कर रहे थे। तो जो अंग्रेज थे उनका मुख्य धर्म था क्रिश्चियन, तो वो इनको प्रलोभन दे रहे थे। जो आदिवासी लोग थे, इसलिए हमारे देश में देखा जाए जिसको हिंदू धर्म या सनातन धर्म कहा जाता है, इसमें बहुत सारी कमियां थी। उन कमियों के कारण जो थे बहुत सारे धर्म हिंदुस्तान में पैदा हो गए और आज भी वो कमियां जो हैं हिंदू धर्म की वो दूर नहीं हुई हैं। उसमें जो जाति को जो सवर्ण लॉबी है वो अपने को आज भी उच्च प्रधान, उच्च गुण वाला मानती है और बाकी को निम्न वर्ग। जो निम्न और उच्च गुण भेदभाव था उससे लोग जो थे उस समय जो आदिवासी लोग थे वो क्रिश्चियन धर्म की ओर उनका झुकाव हो गया था। जीवन का महत्वपूर्ण, जिसमें उन्होंने क्रिश्चियन धर्म के या ईसाई धर्म के प्रभाव में अपने धर्म का अंतर समझा। तो जहाँ वो रहते थे वहाँ भी अंग्रेजों ने प्रलोभन दिया कि ईसाई धर्म स्वीकार कर लो, हम ये सुविधा देंगे, वो सुविधा देंगे, और उन्होंने देखा कि ईसाई धर्म में क्या करना पड़ेगा, उनका क्या धर्म है। तो वो चूंकि वो जंगल में रहते थे तो उनकी जो रीति रिवाज से संस्कृति थी वो जंगल से संबंधित थी और ईसाइयों की रीति रिवाज अलग से थी। तो मत्स्य सरदार तो जो जब वहाँ धर्म का प्रभाव ईसाइयों के प्रचार प्रसार शुरू किया तो उन्हें लगा कि अब हमारा जो संस्कृति है वो खतरे में है। उसको बचाने के लिए मत्स्य सरदार आंदोलन शुरू किया गया था
तो मत्स्य सरदार का आंदोलन जो है बिरसा मुंडा से बिलोंग करता है, झारखंड से बिलोंग करता है। इसलिए उनके पिता ने उनको स्कूल छुड़वा दिया था, क्योंकि वो ईसाई स्कूलों का विरोध कर रहे थे। अब सरदार आंदोलन की वजह से उनके दिमाग में ईसाइयों के प्रति विद्रोह की भावना जागृत हो गई थी। बिरसा मुंडा भी सरदार आंदोलन में शामिल हो गए थे और अपने पारंपरिक रीति रिवाजों के लिए लड़ना शुरू हो गए थे। अब बिरसा मुंडा आदिवासियों की जमीन छीनने, लोगों को ईसाई बनाने और युवतियों को दलालों द्वारा उठा ले जाने वाले कुकृत्यों को अपनी आंखों से देखा था, जिससे उनके मन में अंग्रेजों के अनाचार के प्रति क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। तो ये अत्याचार अंग्रेज वहाँ पर बहुत समय तक करते रहे। भारतीय इतिहास में बिरसा मुंडा एक ऐसे महानायक थे जिन्होंने भारत के झारखंड में अपने क्रांतिकारी चिंतन से 19वीं सदी के उत्तरार्ध में आदिवासी समाज की दिशा बदलकर नवीन सामाजिक राजनीतिक का सूत्रपात किया था। बिरसा मुंडा ने साहस की स्याही से पुरुषार्थ के प्रश्नों पर शौर्य की शब्दावली रची। उन्होंने हिंदू धर्म, ईसाई धर्म को बारीकी से अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आदिवासी समाज मिशनरियों से भ्रमित है और हिंदू धर्म को ठीक ना समझा, ना तो समझ पा रहा है, ना ग्रहण कर पा रहा है। बिरसा मुंडा ने महसूस किया कि आचरण के धरातल पर आदिवासी समाज अंधविश्वास की आंधियों में तिनके सा उड़ रहा था और आस्था के मामले में भटका हुआ था। उन्होंने ये भी अनुभव किया कि सामाजिक कुरीतियों के कोहरे से आदिवासी समाज को ज्ञान के प्रकाश से वंचित कर दिया है। धर्म के बिंदु पर आदिवासी कभी मिशनरियों के प्रलोभन में आते थे, कभी ढकोसलों को ही ईश्वर मान लेते थे। भारतीय जमींदारों, जागीरदारों और ब्रिटिश शासकों के शोषण की भट्टी में आदिवासी समाज झुलस रहा था। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों की शोषण की नाटकीय यात्रा से मुक्त दिलाने के लिए 3 स्तरों पर संगठन करना समझा। दूसरा था कि आर्थिक सुधार ताकि आदिवासी समाज को जमींदारों और जागीरदारों के आर्थिक शोषण से मुक्ति मिले। उन्होंने देखा कि जो बिरसा मुंडा थे, उन्होंने देखा कि जो उनका समाज था वो चारों तरफ से चीज़ों से घिरा हुआ था। तो किसी समाज का जो उत्थान है, वो पहचान है, वो आर्थिक गतिविधियों से होती है। जिस समाज के पास आर्थिक संसाधन अधिक होते हैं वो समाज उतना ही ताकतवर, उतना ही प्रभावशाली और अच्छा माना जाता है, पहले से चला रहा है। तो उन्होंने पहले देखा कि जो कि पैसे की आर्थिक कमजोर थे, तो उसके लिए खाने के लिए उनके लिए उन्हें जिम्मेदारों की गुलामी करनी पड़ती थी, नौकरी करनी पड़ती थी, तो उसके वो शोषण करते थे, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से शोषण ही शोषण था। तो उन्होंने कहा कि पहले क्यों ना हम अपने समाज को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएं। बिरसा मुंडा ने जो सामाजिक स्तर पर आदिवासी समाज में चेतना पैदा कर दी, तो आर्थिक स्तर पर सारे आदिवासी शोषण के विरुद्ध स्वयं ही संगठित होने लगे। बिरसा मुंडा ने उनके नेतृत्व की कमान संभाली। आदिवासियों ने बेगारी प्रथा के विरुद्ध जबरदस्त आंदोलन किया। परिणाम स्वरूप जमींदारों, जागीरदारों को घरों, खेतों और वनों की भूमि पर काम रुक गया। जब इन्होंने लोगों को संगठित किया, आंदोलन चलाया, तो जो लोग जिम्मेदारों के घरों पे काम करते थे, खेती-बाड़ी करते थे, वन भूमि पे काम करते, धीरे धीरे उनका काम रुक गया, क्योंकि उनके शोषण करने के, उनके काम के, उनके आर्थिक शोषण के द्वारा ये लोग जिम्मेदार बने हुए थे और अमीर बने हुए थे। जब हम खेतों में काम ही नहीं करें तो उनके खेतों में पैदा ही नहीं होगा, तो वो अमीरी कहाँ से होगी। धीरे धीरे क्या हुआ कि खेतों पर काम धाम रुकना प्रारंभ हो गया और इस तरीके से लोग, तो जब बिरसा मुंडा के पीछे लोग संगठित होना शुरू हो गए आदिवासी, तो अंग्रेज और जो हमारा जिम्मेदार वर्ग था वो बिरसा मुंडा के एंटी डेवलप हो गया, इनके खिलाफ रचना स्टार्ट कर दिए सामाजिक स्तर पर, ताकि समाज शासन ढकोसला से चुंगल छूटकर पाखंड के पेड़ से बाहर आ सके। तो चूक सबसे बड़ा पाखंड था पूजा पाठ, जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ढकोसला है कि पत्थर पूजने से मिल जाएगा, पत्थर पूजने से मिल जाएगा। इस टाइप का अंधविश्वास उस समय के जनजातीय क्षेत्रों में भी फैला हुआ था, जिसके पाखंड से उनका आर्थिक शोषण करते थे, लोग डरा के रखते थे धर्म के नाम पर। सबसे पहले उन्होंने आर्थिक और फिर सामाजिक ढकोसले थे उनको दूर किया, और इनसे दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने आदिवासियों को स्वच्छता का संस्कार दिया, शिक्षा का महत्व समझाया, सहयोग और सरकार का रास्ता दिखाया। तो उनका इन सब चीज़ों से निकलना, तो पहले तो साफ सुथरा रहना सीखो और शिक्षित बनो, क्योंकि शोषण का मुख्य हथियार होता है अशिक्षित लोगों का। जो शिक्षा है वो शोषण का सबसे बड़ा हथियार, लोगों को उसके दम पे वो शोषण करते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले लोगों को शिक्षित बनाने का भी महत्व समझाया। सामाजिक स्तर पर आदिवासियों के इस जागरण से जमींदार, जागीरदार, तत्कालीन ब्रिटिश तो बौखलाई उठे, पाखंडी झाड़ फूक करने वालों की दुकान भी ठप हो गई। ये सब बिरसा मुंडा के खिलाफ हो गए, क्योंकि देखा जाए बिरसा मुंडा ने क्रांति कर दी, आर्थिक सामाजिक तौर पर
जो गुलामी की जो भावनाएं थी, लोग दबे कुचले थे, जो लोग मजबूरी में काम करते थे, पीटे जाते थे, उनके घर की बच्चियां उठा ली जाती थी, इन सबसे तंग आकर जब उन्होंने छुटकारा मिलना शुरू हुआ तो कुछ जिम्मेदारों के यहाँ गुलामी की जो काम करने वाले लोग थे फ्री में, वो बंद हो गए। तो उससे पूरा ब्रिटिश और पूरा एक तंत्र था, शोषण तंत्र जमा रखा था जिम्मेदार जागीरदारों ने, जो आज भी चल रहा। आज नेता के रूप में जिम्मेदार हो गए हैं। तो वो सब बिरसा के खिलाफ उठ खड़े हुए और उन्होंने बिरसा को साजिश रचकर फंसाने की करतूतें प्रारंभ कर दी। ये तो था सामाजिक स्तर पर बिरसा का प्रभाव। तो इस तरीके से उन्होंने देखा जाए अपने समाज के लिए बहुत काम किया। काले कानून को चुनौती देकर बर्बर ब्रिटिश शासन को संसद में डाल दिया था। अब जब उनका समाज सशस्त्र हो गया, फिर उन्होंने सामाजिक स्तर पर अपना संघर्ष और किया। तो देखा जाए आदिवासियों का संघर्ष तो वो 18वीं सदी से चला आ रहा है। आजकल देखा जाए जो हमारा इतिहास लिखा हुआ है कि इसमें ये मंगल पांडे का बहुत महिमा मंडित किया गया। क्यों? क्योंकि वो उच्च जाति था, उसमें जाति प्रथा बहुत हावी थी, आज भी हावी है। क्योंकि तो नीचे के तबके के कुछ देखा जाए तो आदिवासियों ने सबसे पहले अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष शुरू किया था। सबसे पहला संघर्ष जो देखा जाए आदिवासियों का, तो 1766 के पहाड़िया विद्रोह से लेकर 1857 के गदर के बाद भी आदिवासी संघर्ष रहे। क्योंकि बीच में जब 1857 का गदर हुआ था तो देखा जाए उत्तर भारत में और मध्य भारत में लड़ाइयाँ धीरे धीरे शांत हो गई और वहाँ पर अंग्रेज ताकतवर होकर फिर से प्रभावी हो गए। लेकिन जनजातीय क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष जारी रहा था। सन 1895 से 1900 तक बिरसा मुंडा का महाविद्रोह उल गुलान चला। तो उल गुलान जो है बिरसा मुंडा का महाविद्रोह आंदोलन है, ये पूछा सकता है आपसे एग्जाम में। और ये 1895 से 1900 तक चला, 5 साल चला। आदिवासियों को लगातार जब संगठित हो गए, सब काम करना बंद कर दिए जिम्मेदारों के अंदर, ब्रिटिशों के खिलाफ हो गए, तो जो अंग्रेज सरकार थी उन्होंने क्या करा, इनको जल जंगल जमीन से निकालना शुरू कर दिया। क्योंकि ये जो आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं पूरी तरीके से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होते हैं, वही खाते हैं, पीते हैं और वही रहते हैं। तो आदिवासियों को लगातार जल जंगल जमीन और प्राकृतिक संसाधनों से बेदखल कर दिया रहा और वे उसके खिलाफ उठाते रहे। धीरे धीरे बिरसा मुंडा का ध्यान मुंडा समुदाय की गरीबी की ओर गया और आज की तरह आदिवासियों का जीवन भी अभाव से भरा था। ना खाने को भात था, भात माने चावल यानी धान जो राइस निकलता है, ना पहनने को कपड़े। एक तरफ गरीबी थी, दूसरी तरफ उस समय अंग्रेजों ने देखा कि बहुत उनका सहयोग नहीं कर रहे थे, उनके खिलाफ खड़े हुए थे, मूवमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882 लागू किया, बनाया और उसके आधार पर, उस एक्ट के आधार पर ही जनजातीय लोगों से जमीन छीन लिए, जंगल छीन गए। वो जंगल के दावेदार थे, वही जंगल से बेदखल कर दिए गए क्योंकि वो वनवासी थे, वन में रहते थे, तो उनका पहला अधिकार था। लेकिन इस एक्ट के दम पर अंग्रेजों ने उनको बेदखल कर दिया। ये देख बिरसा ने हथियार उठा लिए और उल गुलान शुरू हो गया। बिरसा मुंडा का युद्ध का देखा जाए 1895 में बिरसा ने अंग्रेजों की लागू की गई जिम्मेदारी प्रथा और राजस्व प्रथा के खिलाफ लड़ाई के साथ साथ जंगल जमीन की लड़ाई छेड़ी थी। बिरसा ने सूदखोर महाजनों के खिलाफ भी जंग का ऐलान किया था। ये महाजन जिन्हें दिक्कू कहते थे, कर्ज के बदले उनकी जमीन पर कब्जा कर लेते और ये मात्र विद्रोह नहीं था, ये आदिवासी अस्मिता, स्वायत्ता, संस्कृति को बचाने का संग्राम था। अब उस समय वनवासी अनपढ़ रहे थे तो उनसे अंगूठा लगवा लिया करते थे कुछ पैसों के दम पे और पूरी की पूरी जमीन उनकी हड़प लिया करते थे। और जब वो अपना कब्जा वापस मांगते उनको मार दिया जाता था या पीटा जाता था और उसके दम पे सब वनवासियों की जमीन छीन लेते थे। तो उस समय वहाँ पर झारखंड में वनवासी क्षेत्र में जो पैसा उधार देते हैं ऐसे महाजनों को दिक्कू। बिरसा मुंडा को अपने पिता ने मिशनरी भर्ती किया जहाँ ईसाइयत का पाठ पढ़ाया गया। बिरसा ने कुछ ही दिनों में कहकर साहिब की टोपी, जो उस समय की बात है विद्रोह चल ही रहा था, तो उस समय जब वो स्कूल पढ़ने जा रहा तो उन्होंने कहा साहिब की टोपी है ये और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, साहब एक तरीके की टोपी है, जो कहता वही करना पड़े। तो नाता तोड़ दिया। 1890 के आसपास बिरसा ने वैष्णव धर्म की ओर झुका हुआ। जो आदिवासी किसी महामारी को देवी को मानते थे उनको महामारी से बचने को उपाय समझाते थे। मुंडा आदिवासी हैजा, चेचक, सांप काटने, बाघ के खाए जाने को ईश्वर की मर्जी मानते हैं। बिरसा उन्हें सिखाते हैं कि चेचक हैजा से कैसे लड़ा जाता है। बिरसा धरती आबा यानी कि धरती के पिता। बिरसा ने अपने विद्रोह में इतने उग्र हो गए थे कि आदिवासी जनता बिरसा को भगवान मानने लगी थी और आदिवासी जनता बिरसा को भगवान बिरसा मुंडा के नाम से पूजती है। उन्होंने धर्म परिवर्तन का विरोध किया
और अपने आदिवासियों के हिंदू धर्म के सिद्धांतों को समझाया था। उन्होंने गाय की पूजा करने, गौहत्या का विरोध करने को लोगों को सलाह दी थी। अब उन्होंने अंग्रेज सरकार के खिलाफ नारा दिया था, रानी का शासन खत्म करो और हमारा साम्राज्य स्थापित करो। उनके इस नारे की आज भी भारत के आदिवासी इलाकों में याद किया जाता है। अंग्रेजों ने आदिवासी कृषि प्रणाली में बदलाव किए, जिससे आदिवासियों को काफ़ी नुकसान हो रहा था। 1895 में लगान माफी के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने मोर्चा खोल दिया। तो इस देखें आप सीन देखकर उस समय उन्होंने तीर कमान से अंग्रेजों को हरा दिया था, लेकिन कुछ गद्दारों की वजह से उनकी ये जीत में बदल गई। बिरसा मुंडा ने किसानों का शोषण करने वाले जिम्मेदारों के विरुद्ध संघर्ष की आवाज़ भी प्रेरणा के लोगों को दी। एक देखकर ब्रिटिश ने उन्हें लोगों को भीड़ जमा करने से रोका। बिरसा का कहना था कि मैं अपनी जात को धर्म सिखा रहा हूँ। इस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया, लेकिन गाँव वालों ने उन्हें छुड़ा लिया और वे शीघ्र ही गिरफ्तार करके 2 वर्ष के लिए हजारीबाग जेल में डाल दिए गए। बाद में उन्हें चेतावनी के साथ छोड़ा गया, कोई प्रचार नहीं करेंगे। जिस समय पूरी तरीके से देखा जाए, ब्रिटिश जमींदार और वहाँ के जो बड़े बड़े अमीर थे वो बिरसा के खिलाफ हो गए, क्योंकि बिरसा अपने हक हकूक की बात करने लगा था। गुलामी उसने बंद करा दी थी। संख्या और संसाधन कम होने की वजह से बिरसा ने छापा मार लड़ाई का सहारा लिया, क्योंकि उनके पास हथियार नहीं थे, बंदूकें नहीं थी। रांची और उनके आसपास के इलाकों में पुलिस उनसे आतंकित थी। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ने के लिए 500 को इनाम रखा, जो उस समय बहुत बड़ी रकम थी। बिरसा मुंडा अंग्रेजों के बीच अंतिम और निर्णायक लड़ाई 1900 में रांची के पास दुम्बारी पहाड़ी पर हुई थी। हजारों की संख्या में मुंडा आदिवासी बिरसा के नेतृत्व में लड़े, पर तीर कमान और भाले कब तक बंदूकों तोपों का सामना करते बेरहमी से मार दिए गए। 25 जनवरी 1900 में स्टेट्समैन अखबार के अनुसार इस लड़ाई में लगभग 400 लोग मारे गए थे, जो वहाँ पर वनवासी थे। अंग्रेज जीते तो सही, पर बिरसा मुंडा हाथ नहीं आया। लेकिन जहाँ काम बंदूकें तोपें काम ना आई, वहाँ 500 काम कर दिए। बिरसा जाति के कुछ लोगों ने पैसों की लालच में गद्दारी बिरसा मुंडा को पकड़वा दिया। 24 दिसंबर 1899 को बिरसा आंदोलन प्रारंभ हुआ। तीरों से पुलिस पर आक्रमण करने के बाद आग लगा दी गई। सेना से सीधे मुठभेड़ हुई, किंतु तीर कमान पुलिस हम नहीं कर पाए। बिरसा मुंडा के साथी मारे गए और बाद में उन्हें बताया जिस लालच में बिरसा को वहाँ पर पकड़वा दिया गया और 9 जून 1900 को उसकी जेल में मृत्यु हो गई, क्योंकि उस समय ब्रिटिश सरकार को जो हुक्मरान थे उन्होंने बिरसा को स्लो पॉइजन देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो सेहत से और उसकी जो इम्यून पावर थी वो काफ़ी हट्टा-कट्टा मजबूत। बिरसा का एक दुर्लभ चित्र है, जिस समय अंग्रेजों ने उसको पकड़ के रखा था, नौजवान को इसको, तो उस समय का ये फोटोग्राफ्स है। और देखा जाए ये तो हमारी बिरसा की छोटी सी कहानी थी, लेकिन बिरसा के बाद क्या हुआ, वो आंदोलन कहाँ पहुँचा, तो उल गुलान के रूमानीवाद को साहित्य और जंगल से निकालकर साम्यवाद के हाथों में लाने वाले चारू मंजूमदार, कनु सान्याल और जगत संथाल थे। क्योंकि बिरसा के बाद इन लोगों ने देखा जाए डायरेक्ट इनडायरेक्ट उस आंदोलन की वहाँ पर चीज़ें संभाली। इन्होंने इसे एक नक्सलवाद का रंग दे दिया। तो जो कनु सान्याल और जगत संथाल और चारू मंजूमदार थे, उन्होंने कहा था कि जो साम्यवाद को लाए, उन्होंने कहा बराबरी का हक होना चाहिए, ये प्राकृतिक संसाधन है, सभी का अधिकार है, अमीरों का नहीं। तो एक नया शब्द रखा गया था नक्सलवाद। और नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई। साम्यवाद के सिद्धांत से फौरी तौर पर समानता रखने वाला आदिवासी आंदोलन कई मानों में अलग था। बाद में इसे माओवादी से जोड़ दिया गया। आज जो भी हालात बदले हैं, आदिवासी गांव से खदेड़े जा रहे हैं, दिक्कू अब भी हैं, जंगल के संसाधन अब भी असली दावेदारों के नहीं होते हैं, और ना ही अब आदिवासियों की समस्या नहीं बल्कि वे खत्म होते जा रहे हैं। सब कुछ वही है जो नहीं है। तो आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा। तो देखा जाए कि जो बिरसा के बाद जो कल बिरसा मुंडा की जो लड़ाई थी, तो वो उसको संथाल लोगों ने दिया जो आज नक्सल। तो बेसिकली देखा जाए जिस तरीके से अंग्रेजों के टाइम में शोषण होता था, ऐसा ही आज भी वनवासियों का शोषण हो रहा है और आने वाले समय में रुकेगा नहीं रुकेगा। और वही उनको जो वहाँ पर मूवमेंट था वनवासियों को, अब नक्सली बता के सरकार उनको मारने पर उतारू है और उनको मार रही है। तो भुजंग मेश्राम की पंक्तियाँ याद हैं, बिरसा तुम्हें कहीं से भी आना होगा, घास काटती दराती हो या लकड़ी काटती कुल्हाड़ी,
यहाँ वहाँ से पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से कहीं से भी आ मेरे बिरसा, खेतों की बयार बनकर लोग तेरी पहाड़ जोते हैं। तो मेषराम भुजंग ने पंक्तियाँ बिरसा की दी कही थी। इसी के साथ आज ये वीडियो समाप्त होता है। तो इसमें आपको बहुत सारी बिरसा से जुड़ी हुई बातें आपको अवगत कराया गया है। आने वाले समय में और वीडियो भी आप डालते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए।